गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और इसका कंसेप्ट मैंने बताया था। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि कभी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो उस केस में सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इसमें एक एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसी टर्न टेबल है और ध्यान रखना कि टर्न टेबल सिंपली मेटल की कोई डिस्क होती है जो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री होती है ना। अब देखो इस टर्न टेबल के ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है और देखो शुरू में आदमी अपने हाथ और पैरों को फोल्ड किए हुए है। तो बताओ शुरू में तो सेंट्रल एक्सिस से आदमी के हाथ और पैरों की डिस्टेंस काफी कम होगी। मतलब शुरू में इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा ना, है ना। तो हमको दे रखा है कि शुरू में सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। और चलो अब ऐसा करते हैं कि सिस्टम को ओमेगा नॉट जितनी एंगुलर वेलोसिटी दे करके छोड़ देते हैं। दोस्त तुम बताओ कि अगर कोई और डिस्टरबेंस नहीं करें तब तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट की ओमेगा नॉट ही रहेगी। लेकिन इस बार है ना इस बार आदमी अपने मसल्स के इंटरनल फोर्स का यूज करके अपने हाथ और पैरों को दूर दूर फैला रहा है। और हमको अच्छे पता है कि हाथ और पैरों को दूर दूर फैलाए तो बताओ अब इस सेंट्रल एक्सिस से हाथ और पैरों के पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। और हमको दे रखा है कि अब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है, मतलब 2i0 हो गया है। तो अब इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है ना। तो देखो सबसे पहले है ना, हाथ और पैरों को दूर दूर फैलाने के कारण सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी पहले बढ़ेगी या घटेगी उसको लॉजिकली सोच सकते हैं, है ना। तो देखो कोई स्मार्ट कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल कॉमन सेंस से सोच सकता है कि बताओ हाथ और पैरों को दूर दूर फैलाने के कारण पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो सिस्टम रोटेशनल मोशन में आलसी हो जाएगा और रोटेशन मोशन में आलसी हो जाएगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। बस फाइनली इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है। इसको कर सकते हैं ना। तो चलो तुम आराम से बताओ कि आदमी अपने मसल्स के अंदर इंटरनल फोर्स का यूज करके हाथ और पैरों को दूर दूर फैला रहा है। बाकी बताओ इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई टच नहीं कर रहा है और बाहर से टच नहीं कर रहा है मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा, है तो बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स की हेल्प से ये हाथ पैरों को दूर दूर फैला रहा है ना। पूरे सिस्टम पर कोई बाहर से टच नहीं कर रहा है मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा। और बताओ एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो चलो आराम से बताओ कि इस पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा। और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई भी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। तो बस आई को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ आई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट ओपन आई, मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आई। मतलब इस बार इस सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो तुम देखते ही बताओ कि हाथ और पैरों को दूर दूर फैलाने के कारण सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है। तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली इसकी एंगुलर वेलोसिटी आधी हो जाएगी। पहले ओमेगा नॉट थी तो बाद में ओमेगा नॉट बाय 2 हो जाएगी। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो ऐसा लॉजिकली कर सकता है, लेकिन चलो एक बार हम मूर्खों टाइप से किताबी शब्दों में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो है ना, वो आदमी टर्न टेबल सबको एक सिस्टम मान लिया है। तो स्टार्टिंग पोजीशन से इसको इनिशियल और बाद वाली पोजीशन को फाइनल। बस इनिशियल से फाइनल के बीच क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि बताओ इंटरनल फोर्स की हेल्प से ये हाथ पैरों को दूर दूर फैला रहा है ना, पूरे सिस्टम पर
बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो इस बार एक्सटर्नल टॉर्क भी बिल्कुल जीरो होगा, और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तुम बताओ कि अगर बाहर से कोई दूसरा पर्सन, है ना, बाहर से कोई दूसरा पर्सन अगर ये डिस्क को टच कर रहा होता, तब तो बताओ ये एक्सटर्नल फोर्स होता, उसका टॉर्क भी होता, तब तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। लेकिन अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल से फाइनल के बीच हम क्या लगा सकते हैं, एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल, है ना भाई। सिंपली जिस एक्सिस के अबाउट सिस्टम रोटेट करा उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। पहले सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो आई नॉट ओमेगा नॉट इक्वल टू सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई नॉट हो गया है, और ओमेगा फाइनल निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तब भी ओमेगा फाइनल ओमेगा नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो बताओ ये डायरेक्ट करें इस टाइप से करें, कंसेप्ट तो वही है ना, सेम बात है। लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन आए ना तो उसमें फालतू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई भी कंजर्व रहेगा, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एंगुलर वेलोसिटी आधी। इसी टाइप से करेंगे। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। देखना अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, मतलब फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितना टाइम्स हो जाएगी वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, है ना, पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई की जगह 2 आई नॉट, और फाइनली ओमेगा कितना हो गया है, ओमेगा नॉट बाय 2 का स्क्वायर ओपन। सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ आई की जगह आई नॉट और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, ओमेगा नॉट से स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ, मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। अब देखो ये हमने कर तो लिया, लेकिन है ना, इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होगी उसको हमने कर तो लिया, लेकिन इसको हम थोड़े से और ज्यादा स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, लेकिन कांस्टेंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो बेटर ये रहेगा कि इस बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लगाएं, है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म को हमको पता नहीं है, तो इसको हम फटाफट बना सकते हैं। तुम बताओ कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में कितनी होती है, p स्क्वायर बाय 2m। वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में कितनी होगी, p स्क्वायर की जगह l स्क्वायर अपन 2m की जगह i। तो ध्यान रखना कि i ओमेगा दोनों चेंज करें, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो ज्यादा स्मार्ट ये रहता कि हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m, तो उसी के सिमिलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम l स्क्वायर बाय 2i लिख सकते हैं। बस अब तो तुम शक्ल देखते बताओ, तो बताओ इस बार एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, 2 भी बेचारा कांस्टेंट है। तो बताओ इस बार जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हाथ पैर दूर दूर फैलाने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। तो इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। तो इस टाइप से करना ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बच्चों, इसी का एक और क्वेश्चन ये तुमको दे रहा हूँ। तो ये जे 2002 में आया था, इसको देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस की कोई यूनिफॉर्म डिस्क है,
उसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब समझ जाना कि इस बार mg का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है? अब देखो क्या किया है कि देखो डिश में कॉर्ड के अलोंग कोई बहुत पतली सी ग्रूव बना दी है और इस ग्रूव में एम मास का कोई इंसेक्ट है, जैसे एम मास का कोई कीड़ा है। ठीक है? और देखो हमको दे रखा है कि डिस्क इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है और इस पूरे सिस्टम को शुरू में ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी देकर के छोड़ दिया है। तो तुम बताओ कि इंसेक्ट अगर वहीं के वहीं चिपका रहे तब तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि डिस्क के रिस्पेक्ट में इनसे धीरे-धीरे ऐसा मूव कर रहा है और मूव करके बिल्कुल अपोजिट सिरे तक पहुंच जाता है। तो बस अब हमको देख मतलब इंसेक्ट मूव करेगा तो इसकी डिस्टेंस चेंज होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा ना। तो बस हमको पूछा है कि टाइम के साथ-साथ इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगा और टाइम के साथ-साथ इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, उसका रफली ग्राफ बनाना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करो और उसको खुद ट्राई करो। हाँ, बच्चों चलो एक बार बता देता हूँ, मेरे ख्याल से तुमने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है? कोई डिस्क के रिस्पेक्ट में इंसेक्ट ऐसा मूव कर रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ग्राफ बनाना है। तो पहले इसका कांसेप्ट देख लेते हैं ना। तुम खुद बताओ कि बता इंसेक्ट ऐसे चल रहा है ना, तो तुम बताओ कि इस ड्यूरिंग जो भी फोर्स लगेगा इंसेक्ट और डिस्क के बीच आपस में लगेगा, है ना, बोल सकते हैं कि जो भी फोर्स लगेगा इंसेक्ट और डिस्क के बीच आपस में लगेगा। बाकी पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क भी बिल्कुल जीरो होगा। और बताओ पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो इस बार भी पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऑब्वियसली ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो सिंपली सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है तो बोल सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो तुम बताओ चलो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई मान लें, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई इंटू ओमेगा। और हमको पता है कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ऑब्वियसली आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई भी कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। आई को उधर ट्रांसफर करें तो ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट ओपन आई, मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आई। तो ध्यान रखना कि पिछले क्वेश्चन के टाइप से इस क्वेश्चन में भी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो बस एंगुलर वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। तो पहले देखते हैं कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा उसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना। तो चलो तुम बताओ कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा और mr² ही रहेगा ना। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो होता है इस इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस चेंज करेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा, तो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करेगा। तो तुम बताओ कि पहले शुरू में देखते हैं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना की उतना ही रहता है, लेकिन शुरू में ये इंसेक्ट यहाँ था ना, तो शुरू में इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा थी, है ना। शुरू में इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा थी, तो एक्सिस के अबाउट इस इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा था, तो शुरू में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बताओ टाइम के साथ साथ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना की उतना ही रहेगा, लेकिन इंसेक्ट मूव कर रहा है तो इस इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस घटेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा। बताओ ना, शुरू में एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा, फिर यहाँ जाएगा डिस्टेंस कम। बोल सकते हैं कि शुरू में यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस घटेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा। और तुम बताओ कि जब इंसेक्ट यहाँ पहुंचेगा तब इसकी एक्सिस से डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम होगा। ठीक। और चलो अब बताओ, अब इंसेक्ट और आगे बढ़ेगा तो अब इसकी एक्सिस से डिस्टेंस वापस बढ़ने लगेगी। और बताओ एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो
पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो ग्राफ रफली इस टाइप का होगा। यहाँ से यहाँ तक एक्सिस से डिस्टेंस घट रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ग्राफ हो गया। तो हमको देखना है कि अब इस ड्यूरिंग पूरे सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो इजीली कर सकते हैं ना, हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई कंजर्व रहेगा, मतलब इस बार एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। तो बस तुम बताओ कि स्टार्टिंग में इनसे की एक्सिस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना, शुरू में स्टार्टिंग में इनसे की एक्सिस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबसे ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम होगी। फिर बताओ यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक इनसे की एक्सिस से डिस्टेंस घट रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा, और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब इंसेक्ट इस पोजीशन पर पहुंचेगा तब एक्सिस से डिस्टेंस मिनिमम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और उसके बाद बताओ अब इस इंसेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एंगुलर वेलोसिटी घटेगी। तो ग्राफ रफली इस टाइप का होगा। अब कई मूर्ख लोग ग्राफ ऐसा बनाते हैं, तो तुम बताओ क्या शार्प कॉर्नर आएगा क्या? नहीं आएगा, बताओ। इसमें कोई भी चीज सडनली चेंज नहीं कर रही है, और कोई भी चीज सडनली चेंज नहीं कर रही है, इससे शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, ग्राफ बिल्कुल स्मूथ होगा, इस टाइप का होगा। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। और देखो ये वाला क्वेश्चन अपने अलग अलग एग्जाम में घुमा फिरा करके कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये तो हमको दे रखा है कि कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एम मास और आर रेडियस की कोई डिस्क रखी है, और हमको दे रखा है कि डिस्क का नीचे वाला सरफेस तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इसके ऊपर वाली सरफेस रफ है। अब देखो ऐसा करते हैं कि डिस्क को ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी दे करके किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, और अंडरस्टूड है कि डिस्क ऑब्वियसली अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही घूमने के लिए फ्री है, तो डिस्क को ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी दे करके छोड़ देते हैं। तुम खुद बताओ कि नीचे वाली सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो कोई और डिस्टर्बेंस नहीं करें, तब तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ओमेगा नॉट ही रहेगी। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर एम मास और आर बाय 2 रेडियस की एक और डिस्क को अचानक में इसके ऊपर रख देते हैं, और जो दूसरी डिस्क रखी है उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है ना, वही घूमती हुई डिस्क के ऊपर बिल्कुल कोएक्सियली दूसरी की भी, है ना, दूसरी भी किसी डिस्क को अचानक में रख देते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि इसके नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ थी, लेकिन इन दोनों के बीच वाली सरफेस रफ है, और इन दोनों के बीच वाली सरफेस रफ है तो इन दोनों के बीच आपस में फ्रिक्शन लगेगा, है ना, कैसा लगेगा वो भी देख सकते हो। तुम बताओ कि शुरू में ऊपर वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी 0 है और नीचे वाली डिस्क की ओमेगा नॉट है ना, मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि ऊपर वाली डिस्क के कंपैरिजन में नीचे वाली डिस्क आगे की ओर घूमेगी। बताओ, ऊपर के कंपैरिजन नीचे वाली डिस्क ऐसे आगे की ओर घूमेगी, तो टांग खींचने के लिए इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और बताओ इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो उसका रिएक्शन ऊपर वाली डिस्क पर आगे लगेगा, है ना, तो बोल सकते हैं कि दोनों के बीच की सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। और साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नीचे वाली जो फास्ट डिस्क है उसके तो अपोजिंग है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटाएगा, और ऊपर वाली जो डिस्क है उसके सपोर्टिंग है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। है तो साफ साफ बोल सकते हैं इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन ये जो नीचे वाली जो फास्ट डिस्क है उसकी तो एंगुलर वेलोसिटी को घटाएगा, और नीचे वाली जो स्लो डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और बताए तब तक चलेगा जब तक कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए, है ना। तो तुम खुद बताओ कि लंबे टाइम के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना, तो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम ना हो जाए। और तुम बताओ कि, है ना, तुम बताओ कि जैसे ही दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई, अब दोनों के बीच रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी खत्म, और अब जन्म जन्म तक दोनों साथ साथ घूमते रहेंगे। तो बस हमको देखना है कि इनकी फाइनल या इनकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो चलो इसको ओमेगा कॉमन मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में हमको
3 पार्ट पूछे हैं। सबसे पहले पूछा है कि लंबे टाइम के बाद इन दोनों की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा। और तीसरा पार्ट बहुत घुमा फिरा करके तीसरे पार्ट में पूछा है कि अ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरा प्रोसेस होने में डेल्टा टी का टाइम लग रहा है, तो इतने टाइम में किसी भी एक डिस्क जैसे ऊपर वाली डिस्क पर लगने वाला एवरेज टॉर्क कितना होगा वो देखना है। हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और इसकी 0 फ्रिक्शन लगेगा और लंबे टाइम के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो लंबे टाइम के बाद इनकी फाइनल या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वही दोनों डिस्क को एक साथ लेते हैं, मतलब दोनों डिस्क को एक सिस्टम मान लेते हैं, है ना। तो चलो जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल और बाद वाली पोजीशन को फाइनल। तो तुम बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच पूरे सिस्टम के लिए क्या लगा देंगे बताओ। वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, तुम आराम से बताओ। हाँ बच्चों तुम आराम से बताओ कि बताओ इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग, है ना, बताओ पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग इन दोनों डिस्क के बीच आपस में ही फोर्स लग रहा है। पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होगा और एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। है ना, तुम खुद बताओ कि जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो दोनों डिस्क के बीच आपस में लग रहा है। बाकी इन दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या अपने शब्दों में बोले तो होते हुए भी छुप जाएंगे ना। तो तुम बताओ कि जो भी फोर्स लग रहा है दोनों के बीच आपस में लग रहा है। बाकी पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है। तो पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होगा और एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सिंपली सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो सिंपली सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मतलब एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। चलो पहले एल इनिशियल, तो इनिशियली बताओ इस डिस्क की तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। और बताओ ऊपर वाले डिस्क की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 इक्वल टू एल फाइनल। तो एल फाइनल क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इनका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो तुम बताओ कि फाइनली तो दोनों डिस्क ओमेगा कॉमन की एंगुलर वेलोसिटी से साथ साथ घूम रही है ना। बताओ फाइनली तो दोनों डिस्क ओमेगा कॉमन की एंगुलर वेलोसिटी से साथ साथ घूम रही है, तो फाइनली तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी एक साथ निकाल सकते हैं। तो बताओ फाइनली तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सिंपली आई टोटल इनटू ओमेगा कॉमन, है ना। फाइनली साथ साथ घूम रहे हैं, तो फाइनली इस एक्सिस के अबाउट दोनों की टोटल एंगुलर मोमेंटम सिंपली आई टोटल इनटू ओमेगा कॉमन। जहाँ आई टोटल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो था सेंट्रल एक्सिस के अबाउट नीचे वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर बाय 2 है, और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम, आर की जगह आर बाय 2 स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 8 आएगा, है ना। बस इसको सॉल्व करके तुम ओमेगा कॉमन निकाल सकते हो, कर लोगे ना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा कॉमन तुम्हारे पास 5 ओमेगा नॉट बाय 4, सॉरी क्या बोल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा कॉमन 4 ओमेगा नॉट बाय 5। तो फाइनली इनकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, है ना। तो ध्यान रखना कि इस बार नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, इसलिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। लेकिन सोच के बताओ कि अगर नीचे वाली सरफेस भी रफ होती तो नीचे से भी फ्रिक्शन लगता, और नीचे से जो फ्रिक्शन है वो जमीन लगा रही है, मतलब कोई एक्सटर्नल बॉडी लगा रही है, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स भी होता और एक्सटर्नल टॉर्क भी होता, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे। लेकिन इस बार नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, इसलिए इस बार कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क हो ही नहीं सकता, इसमें बिंदास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन
लगा सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना। देखो तुम खुद बताओ कि दोनों डिस्क है ना, दोनों डिस्क पर आपस में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, और हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो नाम से ही बदनाम है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो काफी सारी एनर्जी में लॉस करेगा ना। तो बस हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। निकाल सकते हैं ना? तो इसको करने का बेसिक तरीका तो वही है कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सीधे-साधे बच्चों टाइप से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और सब्ट्रैक्ट करके लॉस निकाल लेंगे। चलो, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो तुम बताओ कि इनिशियली इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 into ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ऊपर वाली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। ये तो इनिशियल हो गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो तुम बताओ कि फाइनली तो दोनों डिस्क ओमेगा कॉमन की एंगुलर वेलोसिटी से साथ-साथ घूम रही है, तो फाइनली तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं, कितनी होगी? हाफ आई टोटल इनटू ओमेगा कॉमन का स्क्वायर, जब आई टोटल इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट नीचे वाली डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, और इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r बाय 2 स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो mr स्क्वायर बाय 8 हो गया, और इसमें ओमेगा कॉमन की भी वैल्यू रख सकते हैं ना। ओमेगा कॉमन की वैल्यू 4 ओमेगा नॉट बाय 5। इसको सॉल्व कर लेना। फिर सॉल्व करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम ही आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस, आई थिंक सॉल्व करोगे तुम्हारे पास m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाय 20 इतना आ जाएगा। अब देखो अभी तो इस सेकेंड पार्ट को हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इस सेकेंड पार्ट को थोड़ा सा ट्रिक से भी कर सकता है ना? देखो, किसी की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो तो इसको थोड़ा सा चालाकी से भी कर सकते हैं। तो तुम खुद बताओ सॉरी, तुम खुद बताओ कि शुरू में तो दोनों डिस्क की भी स्लाइडिंग होगी, लेकिन लंबे टाइम के सॉरी यार, शुरू में दोनों डिस्क की भी स्लाइडिंग होगी, लेकिन बताओ लंबे टाइम के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। और तुम बताओ कि एक इंस्टेंट के लिए दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो ये शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि इनिशियल से फाइनल तक इस पूरे प्रोसेस को परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, है ना? तुम खुद बताओ कि परफेक्ट तुम खुद बताओ कि परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती थी, है ना? परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती थी। वैसे इस बार दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये कल्पनाशीलता की बात है यार। तो बताओ इस बार कोई कोलिजन तो नहीं हो रहा है ना? इस बार कोलिजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि फाइनली दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जा रही है, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे पार्ट को एक परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो बस परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के सिमिलर, है ना? परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के सिमिलर यहाँ से यहाँ तक पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाल लेंगे। बस तुम आराम से बताओ कि परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के सिमिलर इस बार भी यहाँ से यहाँ तक पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा? वही जादुई फॉर्मूला m1 m2 upon 2 m1 plus m2 u1 minus u2 का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन बताओ रोटेशन मोशन का केस है, तो बताओ m1 m2 की जगह क्या आएगा? i1 i2। रोटेशन मोशन का केस है, इसे m1 m2 की जगह i1 plus i2 upon 2 m1 plus m2 की जगह i1 plus i2, u1 minus u2 का होल स्क्वायर की जगह ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट है तो E इक्वल टू 0। अब सबकी वैल्यू रख देना, जगह की कमी है इससे पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, तुम सबकी वैल्यू लिख देता हूँ। चलो, तो ये सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा? m1 इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, m2 इस ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये mr स्क्वायर बाय 8 अपन 2, m1 तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस m2 mr स्क्वायर बाय 8, u1 माइनस u2 की जगह
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन है तो ई इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करोगे ना तब भी आंसर वही आएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तब भी इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस वही आएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाय 20 वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में पूछा है कि इनिशियल से फाइनल तक है ना दोनों के बीच आपस में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो हमको देखता है कि इनिशियल से फाइनल तक दोनों डिस्क पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उस काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन कितना होगा वो पूछा है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट सोच सकता है कि काइनेटिक पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस अगर 10 हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन -10, या टेक्निकली भी कर सकते हैं। तो बताओ इस पूरे सिस्टम पर एक्शन रिएक्शन जितने भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं उसका टोटल वर्क डन पूछे तो इनिशियल से फाइनल के बीच बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। मतलब इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम पर सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सारे फोर्सेस में किसका वर्क डन होगा, केवल इन एक्शन और रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का ही वर्क होगा। और किसी का वर्क हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इस बार वर्क किसका होगा, केवल काइनेटिक फ्रिक्शन का। और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 220 जितनी डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कितना लिखेंगे इसका माइनस है। तो बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाय 20 जितनी डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज क्या लिखेंगे, माइनस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी आ गया। चौथा पार्ट देखना। चौथे पार्ट में हमको दे रखा है कि इनिशियल से फाइनल तक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जैसे डेल्टा टी लग रहा है तो इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग किसी भी एक डिस्क पर लगने वाला एवरेज टॉर्क कितना होगा वो देखना है। वो तो सेम ही होंगे ना, एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम है तो उनके टॉर्क भी सेम ही होंगे। तो किसी भी एक डिस्क पर एवरेज टॉर्क देखना है। चलो बताओ, ऊपर वाली डिस्क पर टॉर्क निकालना आसान है क्योंकि इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, हमको कम शब्द लिखने पड़ेंगे है। तो हमको देखना है कि इनिशियल से फाइनल तक किसी भी एक डिस्क जैसे ऊपर वाली डिस्क पर लगने वाला एवरेज टॉर्क कितना होगा वो हमको देखना है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि एवरेज टॉर्क कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली सोच सकता है कि बता एवरेज टॉर्क पूछा है मतलब इनडायरेक्टली हमको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। तो ये ध्यान रखना। चलो लिख देता हूँ, है ना। ऊपर वाली डिस्क के लिए देखते हैं, अपर डिस्क के लिए। ठीक है, बस बताओ अपर डिस्क पर एवरेज टॉर्क पूछा है मतलब इनडायरेक्टली एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हैं ना, मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में चमका कर बताया था। तो बताओ एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो वैसे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टी। तो चलो ऊपर वाले डिस्क के लिए देखते हैं। तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तो बताओ ऊपर वाले डिस्क की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा कॉमन मतलब 4 ओमेगा नॉट बाय 5 ना। वही कि ऊपर वाले डिस्क की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कॉमन मतलब 4 ओमेगा नॉट बाय 5 माइनस ऊपर वाले डिस्क की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल 0 थी। तो ये तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 ओमेगा नॉट बाय 5 डेल्टा टी इतना आ गया। तो बस ऊपर वाली डिस्क का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो ऊपर वाली डिस्क पर लगने वाला एवरेज टॉर्क निकाल सकते हैं ना। बस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है तो ऊपर वाली डिस्क पर लगने वाला एवरेज टॉर्क कितना होगा, तुम खुद बताओ। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो एवरेज टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एवरेज अल्फा। तो आई ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 8। बताओ ना कितना था, ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर बाय 2 का स्क्वायर बाय 2 मतलब एम आर स्क्वायर बाय 8 था। तो ऊपर वाली डिस्क पर एवरेज टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एवरेज अल्फा। तो आई तो एम आर स्क्वायर बाय 8 इंटू इसका एवरेज अल्फा कितना है, 4 ओमेगा नॉट बाय 5 डेल्टा टी, ये आ गया है ना। और ध्यान रखना कि अभी मैंने आसानी के लिए ऊपर वाली डिस्क पर लगने वाला एवरेज टॉर्क देखा है,
लेकिन तुम चाहो तो नीचे वाली डिस्क पर भी अगर एवरेज टॉर्क देखोगे तो उतना ही आएगा, लेकिन माइनस आएगा। देन उसमें एक को अगर एक्शन बोले तो दूसरे को रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम होते हैं, तो इस बार एक्शन और रिएक्शन टॉर्क भी सेम ही होंगे। तो इजीली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तुमको करना है। देखो इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस की कोई यूनिफॉर्म डिस्क है जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और अपने सेंट्रल एक्सिस पर माउंट किया है, मतलब ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। देखो इस डिस्क को ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी दे करके छोड़ देते हैं, तो बताओ कोई और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि उतना ही मास, मतलब एम मास का कोई छोटा सा ब्लॉक लेते हैं जो शुरू में जिसकी वेलोसिटी 0 थी, और इस ब्लॉक को एक्सिस से r/2 डिस्टेंस पर अचानक में रख देते हैं, है ना? और हमको दे रखा है कि रखने के जस्ट बाद ब्लॉक डिस्क के इस पॉइंट से चिपक जाता है। तो बताओ रखने के जस्ट बाद दोनों साथ-साथ मूव करेंगे ना? तो हमको देखना है कि रखने के बाद इनकी फाइनल या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। और सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस ब्लॉक को रख देंगे, चिपक जाएगा ना? तो इस प्रोसेस में पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके इसको ट्राई करो। चलो आई थिंक तुमने कर लिया होगा, एक बार बता देता हूँ। ये तुमको दे रखा है घूमती हुई डिस्क है और r/2 डिस्टेंस पर m मास के ब्लॉक को रख दिया ना, चिपक जाता है। तो सब रखने के बाद साथ-साथ मूव करेंगे। तो इनकी फाइनल या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। ये तो चलो वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं कि डिस्क और ब्लॉक दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। ये तो बस इस पूरे सिस्टम के लिए कौन-सी इक्वेशन लगा सकते हैं वो देखते हैं। ये तुम आराम से बताओ। ये होता है इस ब्लॉक को रख देंगे तो ये चिपक जाएगा ना? तो बताओ इस रखने के ड्यूरिंग जो भी फोर्स लगेगा वो ब्लॉक और डिस्क के बीच आपस में लगेगा। बाकी पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है। मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो इस बार इस सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होगा, और एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा मतलब इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस सिंपली हम कि जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। मतलब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। चलो पहले एल इनिशियल देखते हैं। तो एल इनिशियल इज सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली डिस्क तो ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी, तो डिस्क का तो एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। और रखने के पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी, तो इस एक्सिस के अबाउट ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम वैसे तो एम वी आर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन रखने से पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0। तो ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया इक्वल टू एल फाइनल। एल फाइनल मतलब इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो तुम बताओ कि फाइनली तो है ना, फाइनली तो ये जो ब्लॉक है वो डिस्क के साथ चिपक गया है ना? फाइनली ब्लॉक डिस्क से बिल्कुल चिपक गया है। तो फाइनली सब साथ-साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम एक साथ निकाल सकते हैं। तो चलो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल हो, तो फाइनली टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, जहाँ आई टोटल इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। और अब इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस छोटे से ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ ब्लॉक बहुत छोटे से पार्टिकल के टाइप से है, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट छोटे से ब्लॉक या पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू डिस्टेंस r बाय 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके हम ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं ना? बताओ कितना आ जाएगा यार? एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4 को 3 बाय 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। इसको सॉल्व कर लेना।
सॉल्व करोगे तो आई थिंक ओमेगा फाइनल तुम्हारे पास कितना आएगा, 2 ओमेगा नॉट बाय 3। हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि रखने के बाद सब जुड़ जाएंगे और सबकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट बाय 3 होगी, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक, तो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस ब्लॉक को रख देंगे, ब्लॉक चिपक जाएगा, तो बस इस पूरे प्रोसेस में इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। तो देखो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है तो दो तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका कि पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो और दोनों को सबट्रैक्ट करके काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाल लो। तो चिंता मत करना, आंसर आ जाएगा, लेकिन फालतू लेंदी हो जाएगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस को चालाकी से निकाल सकते हैं। या तो तुम खुद बताओ, है ना, खुद बताओ कि रखने के बाद ब्लॉक इस डिस्क से चिपक गया है, मतलब रखने के बाद सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई है। और बताओ सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो इस शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि इनिशियल से फाइनल तक इस पूरे पार्ट को एक परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, है ना। तुम बताओ, पहले ही बताया था मैंने, तो तुम बताओ कि जैसे परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, वैसे इस बार दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई है। इसलिए भले ही कोई कोलिजन नहीं है, लेकिन क्योंकि फाइनली एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई, इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे प्रोसेस को एक परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो तुम बताओ कि परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के सिमिलर इस बार भी पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा, वही m1 m2 अपन 2 m1 प्लस m2, लेकिन रोटेशन मोशन का केस है तो m1 m2 का काम i1 i2 करेगा। तो बताओ अपने जादुई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के सिमिलर इस भी पूरे प्रोसेस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, m1 m2 की जगह i1 i2 अपन 2, m1 प्लस m2 की जगह i1 प्लस i2, u1 माइनस u2 की जगह ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और बताओ परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन के सिम इक्विवेलेंट है, इसलिए E इक्वल टू 0। बस इस जादुई फॉर्मूले से पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाल सकते हैं। चलो I1 डिस्क को बोल देते हैं, तो I1 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, I2 इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट छोटे से ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस छोटे से ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपली m इंटू डिस्टेंस r बाय 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो mr स्क्वायर बाय 4 आएगा अपन 2 I1 तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4, u1 माइनस u2 की जगह ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 2 ब्लॉक की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो तुम बताओ कि ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी भी 0 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और चूंकि परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन के इक्विवेलेंट है तो E इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में टोटल लॉस आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, है ना। इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर टाइप से कर लिया, लेकिन कई डेढ़ बुद्धि बच्चे होते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन कई बच्चों में डेढ़ बुद्धि होती है, ये तो वो जबरदस्ती के लॉजिक देते हैं। जैसे तुम बताओ कि ब्लॉक और डिस्क दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे तो इनके बीच आपस में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन तो छुप जाएगा, लेकिन बताओ इस ब्लॉक का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg तो आएगा ना। तो लोग सोचते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क भी लगेगा, तो mg का टॉर्क लग रहा है, मतलब एक एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, फिर भी हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। कैसे लगा दिया ये पूछते हैं, है तो तुम खुद बताओ। ये तो सही है ना, ये तो सही है कि इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा और इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क भी होगा, लेकिन तुम खुद बताओ कि mg का टॉर्क होगा तो सही, लेकिन टॉर्क ऐसा वर्टिकल प्लेन में होगा। तुम बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट mg ऐसे घुमाएगा ना, तो mg का टॉर्क होगा तो सही, लेकिन वर्टिकल प्लेन में होगा।
तो बताओ, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg का कोई टॉर्क नहीं है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बिंदास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। हाँ बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में आया है और ये भी तुमको ट्राई करना है। ये देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस की कोई यूनिफॉर्म डिस्क है। ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है और शुरू में इस डिस्क को ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया है। तो ध्यान रखना कि कोई और छेड़छाड़ी नहीं करे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि एम मास और आर बाय 2 रेडियस की दो आइडेंटिकल रिंग लेते हैं। इन रिंग्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इन रिंग्स को इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर, जैसे फिगर में बताया ऐसे अचानक में रख देते हैं ना, तो घूमती हुई डिस्क के ऊपर इन दोनों आइडेंटिकल रिंग को फिगर में जैसे बताया उस अनुसार इनको रख देते हैं। और हमको दे रखा है कि रखने के जस्ट बाद ये दोनों रिंग्स डिस्क की ऊपर वाली सरफेस से चिपक जाती है, मतलब रखने के जस्ट बाद ये डिस्क प्लस पहली रिंग प्लस दूसरी रिंग सब साथ साथ घूमने लगेंगे। बस हमको देखना है कि रखने के बाद इस पूरे सिस्टम की फाइनल या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, इसको करते हैं यार, है ना? मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये तो हमको दे रखा है घूमती हुई डिस्क के ऊपर 2 रिंग को ऐसे रख दिया है, रखने के बाद चिपक गई हैं। रखने के बाद सब साथ-साथ मूव करेंगे तो उनकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो देखो, कैलकुलेशन से तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ, इस डिस्क के ऊपर 2 रिंग चिपक गई है ना, तो बताओ अब ये पूरा सिस्टम भारी हो गया है, मतलब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो सिस्टम रोटेशनल मोशन में आलसी हो जाएगा, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। जो फाइनल एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी वो निश्चित ओमेगा नॉट से कम होगी। चलो, तो अब हम थोड़ा मैथमेटिकली करते हैं, इनकी फाइनल या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि ये डिस्क प्लस पहली रिंग प्लस दूसरी रिंग, इन सबको एक सिस्टम मान लेते हैं। तो बस देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम के लिए हम क्या इक्वेशन लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो तुम लॉजिकली बताओ, ये तुम लॉजिकली बताओ कि इन, है ना, इन रिंग्स को इस डिस्क के ऊपर रखेंगे। तो बताओ, इस ड्यूरिंग जो भी फोर्स लगेगा वो इन रिंग्स और डिस्क के बीच आपस में लगेगा, है ना? वही, ये रखने पर जो भी फोर्स लगेगा वो रिंग्स और डिस्क के बीच आपस में लगेगा। बाकी इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई चौथा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। और बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो इस बार इस सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा। और बताओ, है ना, इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस, है ना, सिंपली ये सिस्टम जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, उस रोटेटिंग या सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। चलो, पहले एल इनिशियल देखते हैं, मतलब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली डिस्क की तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। क्या हो रहा है ना? वही कि शुरू में डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो आई की जगह तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। और बताओ, जो रिंग रखी थी उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 0 थी, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट शुरू में इन रिंग का एंगुलर मोमेंटम 0, फिर तो एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। तो एल टोटल फाइनल क्या होगा? इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो तुम बताओ कि फाइनली तो ये दोनों रिंग्स इस डिस्क के साथ चिपक गई है, मतलब फाइनली सब साथ साथ मूव करें। तो फाइनली सब साथ साथ मूव करें तो फाइनली तो सबका एंगुलर मोमेंटम एक साथ निकाल सकते हैं। तो चलो, फाइनली इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल हो, तो फाइनली टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बताओ? आई टोटल इंटू ओमेगा कॉमन।
तो इसमें आई टोटल देखते हैं, तो आई टोटल इस सेंट्रल एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द सेंट्रल एक्सिस के बाद डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² ही होगा। अब हमको इस सेंट्रल एक्सिस के बाद इन रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना? चलो पहले सेंट्रल एक्सिस के बाद इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो उसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो तुम आराम से बताओ, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस का यूज करेंगे। तो तुम आराम से बताओ कि इस रिंग का खुद के सेंटर के अबाउट या खुद के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। तो m इंटू आर की जगह r/2 का स्क्वायर। तो बताओ, खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू ए डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ, है ना, कि इस रिंग का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r की जगह r/2 का स्क्वायर, खुद के सेंटर के अबाउट इतना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? I सेंट्रोमास प्लस m इंटू ए डिस्टेंस कितनी है? r/2 का स्क्वायर। और बताओ, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो सिमेट्रिकली इस एक्सिस के अबाउट दूसरी रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा। मतलब दिस थिंग इनटू 2 कर सकते हैं। बस अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हो ना? बस इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल या कॉमन एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी आ जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी फाइनल या कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आई थिंक ω0/3 हो जाएगी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल से कम हो गई ना, ये तो हमने अपनी अनपढ़ बुद्धि से ही बता दिया था, ठीक है। अब देखो, कई बार इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी पूछता है। तो सेकंड पार्ट में पूछता है कि इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि इस बार काइनेटिक एनर्जी में लॉस के लिए ये जादुई फॉर्मूला लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक तो जो क्वेश्चन थे उसमें दो ही ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें 3-3 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। इसलिए इसमें जादुई फॉर्मूला लगाने से थोड़ा डर लग रहा है। तो इसमें अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछे तो ज्यादा होशियारी नहीं, बिल्कुल सीधे-साधे बच्चों टाइप से पूरे सिस्टम की इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, पूरे सिस्टम की फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाएगा। हाँ बच्चों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे जो राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी उसमें दिया होता था, तो देख लेना। ठीक है, इस बार हमको दे रखा है कि कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर m मास का कोई पेंडुलम रखा हुआ है। अब देखो, पेंडुलम है ना, इस पेंडुलम को किसी धागे से जोड़ देते हैं। तो हमको दे रखा है कि टेबल के बिल्कुल बीच में कोई छेद है, तो धागा इस छेद से पास हो रहा है, और धागे का जो दूसरा सिरा है वो ऐसे नीचे की ओर लटका हुआ है ना? और चलो मान लेते हैं कि किसी आदमी ने धागे के नीचे वाले सिरे को बिल्कुल पकड़ करके रखा है, ठीक। अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि पेंडुलम को ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी दे करके छोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पेंडुलम शुरू में ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। और चलो मान लेते हैं कि धागे के इस पार्ट की लेंथ मतलब शुरू में इसके रेडियस ऑफ रोटेशन r है ना? और साथ में धागे के निचले सिरे को किसी आदमी ने पकड़ के रखा है, ठीक। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि धागे के इस सिरे को एडिशनल नीचे की ओर खींच देते हैं, है ना? पहले तो पकड़ के ही रखा था, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि धागे के इस सिरे को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा नीचे की ओर खींच देते हैं, और धागे के इस सिरे को नीचे की ओर खींच देंगे, तो धागे के इस पार्ट की लेंथ घट जाएगी, मतलब पेंडुलम की रेडियस ऑफ रोटेशन भी घट जाएगी। और हमको दे रखा है कि धागे को एक्स्ट्रा नीचे की ओर खींच करके इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर रहे हैं, है ना? हमको दे रखा है कि धागे को एक्स्ट्रा नीचे की ओर खींच करके इस पेंडुलम की रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर रहे हैं। तो हमको पूछा है कि इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन को आधी कर दें, तो इस पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी? फिर इस पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, और इस धागे में टेंशन कितना टाइम्स हो जाएगी, वो देखना है। हाँ बच्चों, इसको करते हैं, ठीक है। हमको दे रखा है कि शुरू में पेंडुलम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन r है ना, तो हमको अच्छे पता है ना?
हमको अच्छे पता है कि पेंडुलम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, और कितना फील होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और तुम खुद बताओ कि बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, तो उसके कारण ये पेंडुलम रस्सी को कितने फोर्स से खींचेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर जितने फोर्स से खींचेगा। तो रस्सी में खींचाव या टेंशन भी कितना जनरेट होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इतना ही जनरेट होगा। और हमको अच्छे पता है कि रस्सी में हमको होता है कि रस्सी के इस पार्ट में टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ऑब्वियसली रस्सी का जो पार्ट नीचे की ओर लटक रहा है उसमें भी टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर आर होगी। अब बताओ, इतनी टेंशन के बावजूद भी इतनी टेंशन के बावजूद भी रस्सी के इस नीचे वाले सिरे को फिक्स रखना है, तो उसके लिए हमको अपनी ओर से भी नीचे की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर का फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना तुम समझते होंगे, है कि रस्सी में टेंशन है और टेंशन के बावजूद भी सिरे को फिक्स रखना है, तो उसके लिए हमको भी अपनी ओर से एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर ही फोर्स लगाना होगा। और इतना फोर्स लगा करके कुछ भी करके रस्सी के इस निचले सिरे को फिक्स रखा गया है। अब देखो, अब कोई शरारती बच्चा है ना, अब कोई शरारती बच्चा इस रस्सी के सिरे को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा नीचे की ओर खींच लेता है ना, तो कोई शरारती बच्चा रस्सी के सिरे को थोड़ा-सा और नीचे की ओर खींच लेता है, और बता और नीचे की ओर खींचेंगे तो ये वाली लाइन घट जाएगी, मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन घट जाएगी। और हमको दे रखा है कि इस सिरे को एक्स्ट्रा नीचे की ओर खींच करके इस पेंडुलम की रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर दिए है। बस सबसे पहले हमको देखना है कि इस पेंडुलम की रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर दें, तो इस पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी वो देखना है। तो चलो सबसे पहले इसमें कांसेप्ट देखते हैं ना। तो तुम खुद बताओ कि इस पर यानी सिस्टम पर जो भी अपनी ओर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स इस एक्सिस के अलोंग ही है। बताओ, इसके अलावा और कोई रियल एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। ये तो हम बोल सकते हैं कि हम जो भी है ना, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, या अपनी ओर से हम जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सिस के अलोंग ही है। तो बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क बिल्कुल 0 होगा। ये बोल सकते हैं हम कि जो भी हम एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग ही है। तो बताओ, इस एक्सिस के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क बिल्कुल 0 होगा, और इस एक्सिस के अबाउट हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का टॉर्क 0 होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 होगा। और रिजल्टेंट टॉर्क 0 होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस घूमते हुए पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बस हम सिंपली इस एक्सिस के अबाउट इस पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट इस पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम देखना है, तो तुम आराम से बताओ कि बहुत छोटा सा पेंडुलम है, तो इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम तुम एम वी परपेंडिकुलर आर भी लिख सकते हो, या फिर आई इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम चलो हम आई इंटू ओमेगा लिख देते हैं, ठीक है। तो बस हम अभी देख चुके हैं कि बताओ, अपनी ओर से जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0 होगा। इसका टॉर्क 0 होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होगा, और इस एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क बिल्कुल 0 है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब तुम बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट इस घूमते पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ऑब्वियसली आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई भी कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो बस आई को उधर ट्रांसफर करते हैं ना। बताओ, आई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आई, मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। तो इस बार भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज कई बार आई थी, वैसे ही यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना, तो आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई कंजर्व है, मतलब इस बार भी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। बस तुम कॉमन सेंस से बताओ, है ना, तुम कॉमन सेंस से बताओ कि इस रस्सी को एडिशनल खींच करके इस पेंडुलम की रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा, है ना। तुम खुद बताओ, ये बहुत छोटा सा पेंडुलम है,
पार्टिकल के टाइप से काम कर रहा है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। बस तुम बताओ कि धागे को खींच करके, है ना, धागे को खींच करके इस पेंडुलम की रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर रहे हैं ना, रेडियस ऑफ रोटेशन आधी करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। और तुम आराम से बताओ कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया, तुम तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो दस की रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर दी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इनफैक्ट 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस घूमते हुए पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि छोटा-सा, है ना, इस बार छोटा-सा पेंडुलम घूम रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी श्रद्धा हो तो हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। छोटा-सा पेंडुलम है इसलिए दोनों लिख सकते हैं। तो चलो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाते, है ना, इस पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही लिख देते हैं, है ना? तो बस काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी वो देखना है। तुम बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं तो हाफ तो बेचारा कांस्टेंट है ना, बस काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो तुम बताओ कि रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/4 हो जाएगा और ऐसा करने पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 टाइम्स है तो ओमेगा स्क्वायर 4 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो तब काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 16/4 मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर तुम हाफ एमवी स्क्वायर से करोगे तब भी उतना ही आएगा। अब देखो इस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी वो निकाल तो लिया, लेकिन तुम चाहो तो इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ, है ना? स्मार्टली बताओ कि इस बार इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करा है, लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व है मतलब कांस्टेंट है ना? बाकी सारी चीज़ें चेंज करी हैं लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो सबसे स्मार्ट ये रहता कि काइनेटिक एनर्जी को हम एंगुलर मोमेंटम एल की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना? फॉर्मूले बनाने आते हैं, तो हमको अच्छे पता है कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में p²/2m, वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में l²/2I आएगी। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ इस बार इस, है ना, तुम सॉरी देखते ही बताओ कि 2 तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है और इस बार एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। तो बताओ इस बार जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। तो रेडियस ऑफ रोटेशन आधी करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, ये भी निकाल सकते हैं। चलो एक चिल्लर टाइप का पार्ट तो यहीं कर लेते हैं। है ना? तीसरे पार्ट में हमको पूछा है कि इसकी स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी। तो हमको पता है कि इसकी लीनियर स्पीड तो v इक्वल टू ओमेगा आर होती है। तो ओमेगा तो 4 टाइम्स, रेडियस ऑफ रोटेशन आधी, तो इसकी लीनियर स्पीड 4 इंटू आधा मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी, वो कर सकते हैं। चलो अब इसमें जो मेन इसमें मेन जो लास्ट पार्ट पूछा था वो कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में पूछा है कि ऐसा करने पर इस रस्सी में या इस धागे में टेंशन कितने टाइम्स हो जाएगी वो देखना है। तो ये तो हमने पहले ही बताया था, सॉरी ये तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये पेंडुलम ओमेगा की, सॉरी, ये पेंडुलम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r फील होगा और उसके कारण पेंडुलम रस्सी को m ओमेगा स्क्वायर r जितने फोर्स से खींचेगा तो रस्सी में खींचा हुआ टेंशन भी कितना जनरेट होगा, m ओमेगा स्क्वायर r जनरेट होगा। बस रस्सी में टेंशन कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि m तो कांस्टेंट है ना, तो टेंशन ओमेगा स्क्वायर r पे डिपेंड करेगा। तो तुम स्मार्टली बताओ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई तो ओमेगा स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 6 लिख लेता हूँ चलिए। है ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई है तो ओमेगा स्क्वायर 4 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा।
और रेडियस ऑफ रोटेशन आधी कर दिए, तो बताओ टेंशन फोर्स स्क्वायर मतलब 16/2 मतलब टेंशन 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना? रस्सी में टेंशन 8 टाइम्स हो जाएगा। और तुम स्मार्टली बताओ, है ना? तुम स्मार्टली बताओ कि ऐसा करने पर, है ना? ऐसा करने पर इस रस्सी में टेंशन 8 टाइम्स हो जाएगा, तो रस्सी के दूसरे सिरे को रोक के रखने के लिए हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी 8 टाइम्स करना पड़ेगा। तुम बताओ कि टेंशन m ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, तो रस्सी के निचले सिरे को फिक्स रखने के लिए हमको भी अपनी ओर से नीचे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? m ओमेगा स्क्वायर r। तो बस खींच करके रेडियस ऑफ रोटेशन आधी करने पर टेंशन 8 टाइम्स हो गया है, तो रस्सी के निचले सिरे को रोके रखने के लिए हम अपनी ओर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी हमको 8 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तब भी तुम कर सकती हो। और देखो, है ना? तुम खुद बताओ कि अभी तो इस एक्सिस के बाद कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इससे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाए, लेकिन सोच के बताओ कि बताओ अगर टेबल और पेंडुलम के बीच सरफेस रफ होती तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे। बताओ, टेबल और पेंडुलम की सरफेस रफ होती तो पेंडुलम पर पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता और इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस काइनेटिक फ्रिक्शन का कुछ न कुछ टॉर्क होता, तो बस तब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं नॉन जीरो होता, तो तब इस पेंडुलम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, तब इस फ्रिक्शन के टॉर्क के कारण एंगुलर मोमेंटम चेंज होता। और आगे पढ़ेंगे कि अगर है ना, अगर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, तब हमको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगानी होगी। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तुमको याद होगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमने वो किया था जिसमें हिंज की हुई रॉड से कोलिजन हो रहा था, लेकिन उस क्वेश्चन में तो हिंज की हुई रॉड से परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन हो रहा था, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हिंज की हुई रॉड से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसमें बॉल टक्कर के बाद बाउंस होती है। तो एक बार देखते हैं कि हिंज की हुई रॉड से अगर इलास्टिक कोलिजन हो तब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और एल लेंथ की कोई यूनिफॉर्म रॉड है, इसको ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया है और शुरू में रॉड रुकी हुई है, मतलब इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अब देखो, है ना? अब देखो, अब हमको दे रखा है उतने ही मास में तो एम मास की कोई रबर की बॉल है और ये बॉल यू की वेलोसिटी से रॉड के निचले सिरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराती है? तो रॉड यू की स्पीड से इसके निचले सिरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराती है। और देखो, इस बार, है ना, इस बार हमको दे रखा है कि बॉल और रबर की सॉरी इस बार हमको दे रखा है कि बॉल और रॉड के बीच कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब E इक्वल टू 1 है, तो टक्कर के बाद बॉल बाउंस होगी ना। तो बस हमको पूछा है कि टक्कर के जस्ट बाद रॉड तो घूमने लगेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, और टक्कर के बाद बॉल बाउंस होगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछा है। और सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि टक्कर के ड्यूरिंग सपोर्ट के कारण रॉड पर जो झटका लगेगा उस झटके का इम्पल्स कितना होगा वो देखना है। हाँ बच्चों, चलो इसको करते हैं। तो हमको दे रखा था कि यूनिफॉर्म रॉड थी, ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया था और उतने ही मास मतलब एम मास की कोई रबर की इलास्टिक बॉल थी जो यू वेलोसिटी से रॉड के निचले सिरे से परपेंडिकुलर टकरा रही थी। तो तुम बताओ, ये बॉल, है ना, बॉल रिलेटिवली पास आएगी और कुछ टाइम के बाद ये बॉल इस रॉड के सिरे से टकरा जाएगी। तो तुम खुद बताओ, है ना, खुद बताओ कि टक्कर के ड्यूरिंग ये बॉल और रॉड दोनों आपस में एक दूसरे पर झटका लगाएंगे, और तुम बताओ कि रॉड के सिरे पर झटका लगेगा तो उसके कारण सपोर्ट पर भी झटका लगेगा, मतलब रॉड सपोर्ट को झटका लगाएगी, तो एज ए रिएक्शन इस सपोर्ट रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, सपोर्ट रॉड पर भी झटका लगाएगा, जिसको हम लोग r टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलते हैं। और मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सपोर्ट के कारण रॉड पर जो झटका लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, मतलब आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, तो उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, तुम आंखें बंद करके कहीं भी मान सकते हो। तो चलो
भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं कि सपोर्ट है, इस हिंज के कारण रॉड पर झटका आगे की ओर लग रहा है और एक झटके वाला फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स है, इसलिए इसको r टेंड्स टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं, है ना? और है ना? और हमको दे रखा है कि बॉल और रॉड के बीच कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब E इक्वल टू 1 है। बस बताओ, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो टक्कर के बाद बॉल और रॉड दोनों बाउंस हो जाएंगे, ठीक है? तो बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि रॉड तो बेचारी इस पॉइंट पर हिंज है, इससे टक्कर के जस्ट बाद रॉड तो इस डायरेक्शन में घूमने लगेगी, सही है ना? तो वही कि रॉड तो बेचारी हिंज है, लीनियर मोशन तो कर ही नहीं सकती, तो टक्कर के जस्ट बाद रॉड तो ऐसी घूमने लगेगी, तो टक्कर के जस्ट बाद रॉड की तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल मान लेते हैं और टक्कर के बाद ये बॉल बाउंस होगी ना, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, वो मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेगी। लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि पहले बॉल रिलेटिवली पास आ रही थी, तो टक्कर के बाद बाउंस होकर के दूर जाएगी, तो टक्कर के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी पीछे की ओर मान लेते हैं v, है तो वही मान लिया कि टक्कर के जस्ट बाद रॉड तो रोटेट करने लग जाएगी ओमेगा फाइनल के एंगुलर वेलोसिटी से और बॉल v की वेलोसिटी से पीछे की ओर बाउंस होगी। बस हमको पूछा है कि टक्कर के जस्ट बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और बॉल की लीनियर वेलोसिटी v कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि इसमें ओमेगा फाइनल और v दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं तो हमको दो इक्वेशन लगानी होगी और ये दो इक्वेशन कहाँ से आएगी वो तुम देखते ही बता सकते हो। बताओ, ये रॉड हिंज है ना, तो पहली इक्वेशन तो आएगी केवल इस हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन बताओ, ये बॉल बाउंस हो रही है ना, बाउंस हो रही है तो दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की आएगी, है तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, है तो पहली इक्वेशन के लिए सॉरी, है ना, पहली इक्वेशन के लिए हम ऐसा करते हैं कि रॉड प्लस बॉल दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों को एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं, है ना? तो हमको अच्छे पता है कि रॉड और बॉल दोनों को एक साथ कंसीडर करें या एक सिस्टम मान लें, तो इन दोनों के बीच आपस में लगने वाला झटका तो होते भी चुक जाएगा, लेकिन सपोर्ट या हिंज के कारण जो झटका लग रहा है वो एक्सटर्नल झटके का काम करेगा। बस हमको इस सपोर्ट के कारण लगने वाले झटके से डर लग रही है, तो तब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस हिंज पॉइंट के अबाउट देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था, है ना? मैं पहले ही बताया था कि सपोर्ट वाला झटका कितना भी खतरनाक हो, है ना? सपोर्ट वाला झटका कितना भी कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन वो हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो द हिंज पॉइंट के अबाउट इस सपोर्ट वाले झटके का टॉर्क 0 है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 होगा, है ना? बोल सकते हैं इस बार जो भी एक्सटर्नल झटका है वो हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट इस एक्सटर्नल झटके का टॉर्क 0 है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 होगा और रिजल्टेंट टॉर्क 0 होगा तो केवल इस हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है तो टक्कर के जस्ट पहले, सही है ना? टक्कर के जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद के बीच इस पूरे सिस्टम पर केवल हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब हिंज एक्सिस के अबाउट एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। तो चलो पहले एल इनिशियल देखते हैं, तो बताओ एल इनिशियल क्या होगा, इस हिंज एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ, इनिशियली रॉड की तो एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो हिंज एक्सिस के अबाउट रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल 0 और अब इस हिंज एक्सिस की अबाउट इस छोटी सी बॉल का एंगुलर मोमेंटम, तो बताओ ये छोटी सी बॉल है और लीनियर मोशन कर रही है, तो हिंज एक्सिस के अबाउट इस छोटी सी बॉल का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर परपेंडिकुलर, तो कितना होगा एम, वी की जगह यू और आर परपेंडिकुलर इसके वेलोसिटी की लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल और इसकी डायरेक्शन देख सकते हो ना, तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि हिंज एक्सिस के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो एल टोटल इनिशियल हो गया, अब ये तो एल टोटल इनिशियल हो गया, अब हमको एल टोटल फाइनल देखना है, मतलब इस हिंज एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तुम बताओ कि फाइनली, है ना, फाइनली में तो टक्कर के बाद ये रॉड और बॉल दोनों अलग-अलग मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम अलग-अलग लेंगे,
है ना? कह सकते हैं कि टक्कर के बाद रॉड और बॉल दोनों अलग-अलग मूव करें, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम अलग-अलग देखेंगे। तो चलो पहले हिंज एक्सिस के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, तो तुम बताओ कि रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है और हिंज पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, तो हिंज एक्सिस के अबाउट इस रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम सिंपली I इंटू ओमेगा, जहाँ I है ना, I इस हिंज एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा फाइनल, और इसकी डायरेक्शन ओमेगा फाइनल के अलोंग होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही बताओ कि इस हिंज एक्सिस के अबाउट इस छोटी सी बॉल का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर परपेंडिकुलर, तो एम वेलोसिटी वी और आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी की लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, और इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो तुम है ना, तुम देखते ही बताओ कि हिंज एक्सिस के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी। बस सबकी डायरेक्शन है ना, सबकी डायरेक्शन अलग-अलग है, तो जिसका बहुमत है उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो चलो बताओ, इस बार एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन का बहुमत है, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। बस ये पहली इक्वेशन हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये चीज मैंने पहले ही बताई थी और यहाँ भी बताई, तो अब तीसरी बार नहीं बताऊंगा, अब तुम कसम खा लेना कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर हिंज हो, तब तो जो भी एक्सटर्नल झटका हो केवल हिंज पॉइंट से ही पास होगा, तो इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट इस एक्सटर्नल झटके का टॉर्क 0 होगा, तो ऐसे केस में ओनली हिंज एक्सिस के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं और किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं लगा सकते। तो चलो, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, तो तुम बताओ दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई से, है ना? तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि टक्कर के बाद बॉल बाउंस हो रही है ना, बस बॉल बाउंस हो रही है, इसलिए दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई से आएगी। तो देखो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है? टक्कर के बाद दूर भागने की रिलेटिव वेलोसिटी अपन टक्कर के पहले पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलो बताओ, ई के न्यूमरेटर में क्या आता है ना? ई के न्यूमरेटर में क्या आता है? टक्कर के बाद दूर भागने की रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम बताओ कि टक्कर के जस्ट बाद बॉल की तो वेलोसिटी v है ना? टक्कर के जस्ट बाद बॉल की तो वेलोसिटी v है। अब रॉड की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि बताओ, है ना, बताओ रॉड तो इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है, तो इसके तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग-अलग होगी, है ना? तो रॉड रोटेट कर रही है तो इसके तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग-अलग होगी। तो तुम बताओ कि इस बार ई की इक्वेशन के लिए हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे? इसके सेंट्रोमास की वेलोसिटी या अ, सिरे पर जहाँ टक्कर हो रही है उस सिरे की वेलोसिटी कौन सी लेंगे? इस सिरे की वेलोसिटी लेंगे, है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना कि कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई का सेंट्रोमास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम खुद बताओ कि है ना, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का सेंट्रोमास से कोई लेना देना नहीं है। बस इस बार बॉल की जिस पॉइंट से टक्कर हो रही है उस पॉइंट की या सिरे की वेलोसिटी लेंगे। तुम खुद बताओ कि क्या टक्कर सेंट्रोमास से हो रही है क्या? नहीं हो रही ना? तो टक्कर सेंट्रोमास से नहीं हो रही है, रॉड के निचले सिरे से हो रही है, तो ई की इक्वेशन में रॉड के निचले सिरे की वेलोसिटी लेंगे। बस तुम आराम से बताओ ना, तुम आराम से बताओ कि टक्कर के बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल है, तो रॉड के निचले सिरे की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा की जगह ओमेगा फाइनल इंटू आर, इस सिरे की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि टक्कर के जस्ट बाद बॉल की वेलोसिटी तो v है और रॉड के सिरे की लीनियर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल एल है। बस दोनों दूर भागने वाली है ना, देखते बताओ कि टक्कर के बाद दूर भागने की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? सिंपली v प्लस ओमेगा फाइनल इंटू एल। बोल सकते हैं ना, ये वेलोसिटी भी दूर भागने वाली है और ये भी दूर भागने वाली है, तो टक्कर के बाद दूर भागने की रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस ओमेगा फाइनल एल हो गई, अपन डिनोमिनेटर में टक्कर के पहले पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम बताओ कि टक्कर के पहले बॉल की तो वेलोसिटी u है और रॉड की वेलोसिटी बिल्कुल 0 थी, तो टक्कर के पहले पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी ओनली यू, और बताओ कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, तो कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन 1 होगा, ये सेकंड इक्वेशन। बस अब तुम आराम से बताओ
एंड आराम से बताओ कि ओमेगा फाइनल और वी दो वेरिएबल थे और दो इक्वेशन आ गई। तो बस इनको सॉल्व करके तुम ओमेगा फाइनल की वैल्यू भी निकाल सकते हो और वी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये कैलकुलेशन तुम खुद कर देना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल तो आई थिंक आएगा 3u/2l इतना आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इस बॉल की लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू -u/2 इतनी आएगी। और तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि सॉल्व करने पर बॉल की लीनियर वेलोसिटी -u/2 आ रही है, मतलब बॉल की लीनियर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। और तुम बताओ कि लीनियर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी मानी गई डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो हमने तो भगवान का नाम लेकर के पीछे की ओर मानी थी, लेकिन मैथमेटिक्स ने बता दिया कि एक्चुअली इसकी वेलोसिटी आगे की ओर होगी। तो देखो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेती है। इस बार कर लिया, ठीक। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखो सेकेंड पार्ट में जिस चीज से डर रहे थे वही पूछा है। तो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि टक्कर के ड्यूरिंग सपोर्ट के कारण रॉड पर जो झटका लगेगा, उस झटके का इम्पल्स कितना होगा वो देखना है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो तुम आराम से बताओ कि टक्कर के कारण हिंज या सपोर्ट के कारण जो झटका लग रहा है, उस झटके का इम्पल्स निकालना है ना। तो तुम खुद बताओ कि झटके का इम्पल्स, ये शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि पूरे सिस्टम के, है ना, पूरे सिस्टम के लिए बस आंखें बंद करके हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए, है ना, तो इसके लिए वही हम रॉड प्लस बॉल दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो तुम बताओ कि रॉड और बॉल दोनों को अगर एक सिस्टम मान लें तो बताओ इनके बीच आपस में लगने वाला झटका तो होते हुए भी छुप जाएगा, लेकिन सपोर्ट के कारण जो झटका लग रहा है वो एक्सटर्नल झटके का काम करेगा। तो तुम बताओ कि इस पूरे सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल झटका लग रहा है, इससे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते, तो फिर क्या लगाएंगे? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, है ना। बस ऐसा करते हैं, है ना। ऐसा करते हैं कि रॉड प्लस बॉल इस पूरे सिस्टम के लिए टक्कर के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच बस भगवान का नाम लेकर के इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा देते हैं, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। और चलो गलती से बचने के लिए, आसानी के लिए आगे वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बस अब ढंग से वैल्यू रखेंगे, ढंग से वैल्यू रखते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल में वैल्यू रखते हैं। चलो पहले पी इनिशियल, प्लीज बताओ इनिशियली रॉड तो रुकी हुई थी, इसका मोमेंटम तो जीरो, और जो बॉल थी वो यू वेलोसिटी से आगे मूव कर रही थी, तो इसका मोमेंटम एम यू। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो प्लस एम यू था। ऐसे ही अब पी फाइनल देखते हैं। तो पी फाइनल क्या होगा? इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो तुम बताओ कि फाइनली ये बॉल जो है वो तो v की वेलोसिटी से पीछे की ओर मूव, है ना, हमने यही माना था। तो फाइनली बॉल तो v वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रही है, तो इसका मोमेंटम तो m इंटू माइनस वी। और अब इस रॉड का लीनियर मोमेंटम देखना है। तो तुम खुद बताओ, है ना। तुम खुद बताओ कि रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है और इस एक्सिस की ओर रोटेट कर रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेट मोशन कर रहा है। और है ना, ध्यान रखना कि सेंट्रोमास वाले पार्ट में मैंने चमका कर बताया था कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो और बहुत कॉम्प्लिकेट मोशन कर रहा हो, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m टोटल इंटू v सेंट्रोमास। बस रॉड कॉम्प्लिकेट मोशन कर रही है, तो इस रॉड का लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m टोटल इंटू v सेंट्रोमास, जहां v सेंट्रोमास रॉड के सेंट्रोमास की वेलोसिटी। तो बता, रॉड रोटेट कर रही है, तो इसके सेंट्रोमास की भी वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा r। तो v इक्वल टू ओमेगा फाइनल इंटू r सेंट्रोमास। बताओ इसके सेंट्रोमास की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा फाइनल इंटू r सेंट्रोमास, इसके सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंट है। तो लिख सकते हैं कि फाइनली बॉल का मोमेंटम तो m इंटू माइनस वी, और रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेट मोशन कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम m इंटू वी सेंट्रोमास। तो m इंटू वी सेंट्रोमास, इसके सेंट्रोमास की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा फाइनल इंटू r सेंट्रोमास l बाय 2, आगे की ओर से प्लस। बस
P फाइनल लिख दिया, माइनस P इनिशियल लिख दिया, इक्वल टू, अब सबसे मेन चीज है J एक्सटर्नल। तो मैंने बताया था कि J एक्सटर्नल क्या होता है, लगने वाले एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स। तो मैंने अभी बताया था कि रॉड और बॉल दोनों को एक सिस्टम मान ले, तो आपस में लगने वाला झटका तो चुप जाएगा, बस सपोर्ट के कारण जो झटका लग रहा है वही एक्सटर्नल झटके का काम करेगा। तो बताओ, ये झटके वाला इम्पल्सिव फोर्स R और झटके का टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इस झटके का इम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं, आर डेल्टा टी, और आगे की ओर माना इससे प्लस आर डेल्टा टी। बस अब हम सबकी वैल्यू रख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू रखते हैं। तुम बताओ कि सॉल्व करने पर v कितना आया था, माइनस यू बाई टू, तो माइनस v कितना आ जाएगा, प्लस यू बाई टू आ जाएगा। और ओमेगा फाइनल अपने पास कितना आया था, 3u बाई टू एल आया था। बस इन सब की वैल्यू रखेंगे तो तुम्हारे पास सपोर्ट पर लगने वाले झटके का इम्पल्स आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे तो सपोर्ट के कारण रॉड पर लगने वाले झटके का इम्पल्स आई थिंक तुम्हारे पास mu बाय 4 आएगा, है ना। तो हाँ बच्चों, इसमें कुछ छोटे-छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो देख लेना। जैसे कई बार पूछता है कि बॉल और रॉड के बीच कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो कोलिजन के कारण पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, वो देखना है ना। तो तुम खुद सोच के बताओ कि बॉल और बॉल और रॉड के बीच कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार सपोर्ट के कारण भी रॉड पर झटका लग रहा है, और इस झटके का कोई भरोसा नहीं है। इसके कारण एनर्जी में लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस केस में है ना, इस केस में सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, उसको हम थ्योरेटिकली नहीं बोल सकते। उसके लिए तो हमको गधों टाइप से सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, पूरे सिस्टम की इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, और दोनों अगर संयोग से बराबर आती है तो बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और अलग-अलग आएगी तो बोलेंगे कि कंजर्व नहीं रहेगी। तो कुछ भी हो सकता है ना। सपोर्ट के कारण रॉड पर झटका लग रहा है और झटके का भरोसा नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसमें थ्योरेटिकली बिल्कुल कैलकुलेशन से ही करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ठीक। तो ये देख लिया। एक और छोटी चीज देखना है यार, तो देखो कई डेढ़ बुद्धि बच्चे, है ना, कई डेढ़ बुद्धि बच्चे ये सोचते हैं कि बॉल और रॉड का मास सेम है और दोनों के बीच हेड ऑन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। बताओ होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी यार। इसमें दो-दो चक्कर हैं। एक तो ये चक्कर है कि रॉड फ्री नहीं है, हिंज है ना, एक तो रॉड फ्री नहीं है, हिंज है, तो ये चक्कर है। और दूसरा चक्कर ये कि जो बॉल है वो रॉड के सेंट्रोमास पे नहीं, सिरे से टकरा रही है, इसलिए इस बार वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगी। अब देखो, फिर वेलोसिटी इंटरचेंज कब होगी वो देखना। फिर जैसे मान लेते हैं कि रॉड और बॉल का मास सेम है, और चलो मान लेते हैं कि इस बार रॉड कहीं से भी हिंज की हुई नहीं है, बिल्कुल फ्री है ना वही, कि इस बार रॉड कहीं से भी हिंज की हुई नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये जो बॉल है वो मान लेते हैं कि रॉड के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर मत तो सेंट्रोमास से टकरा रही है। बस तुम आराम से बताओ कि रॉड बिल्कुल फ्री हो और बॉल इसके बिल्कुल सेंट्रोमास से टकराए, तो अब इलास्टिक कोलिजन के बाद अब दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इसमें तो सारी इक्वेशन कोलिजन वाली लगेंगी ना, बोल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर रॉड फ्री होती और बॉल इसके बिल्कुल सेंट्रोमास से इलास्टिक कोलिजन करती, तो तब इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती। तो जो रॉड की जीरो वेलोसिटी वो बॉल के पास और बॉल की यू वेलोसिटी रॉड के पास आ जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में दो-दो चक्कर हैं। एक तो रॉड फ्री नहीं है, हिंज है, और बॉल इसके सेंट्रोमास से नहीं, सिरे से टकरा रही है। इसलिए इस बार वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगी। वो वाला जुगाड़ यहाँ नहीं लगा सकते। हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें किसी न किसी एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता था, तो उस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता था। लेकिन ध्यान रखना कि अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर एक्सिस के अबाउट कुछ न कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लगता है, और हमको अच्छे पता है कि बताओ अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क लगे तो अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और
एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा उसके लिए हम सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है ना। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में हमने सेंट्रोमास वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मैंने सेंट्रोमास वाले चैप्टर में क्लियरली बताया था कि अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तब तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो या एक्सटर्नल झटका लग रहा हो तो फिर सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज होगा। और कितना चेंज होगा उसके लिए हम सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते थे। और हमको पता है कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिंपली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। और हमको पता है कि इसमें जे एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का इम्पल्स। मैंने उस टाइम पे बताया था, है ना, कि बताओ अगर एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स फाइनाइट हो या ग्रेजुअल हो तब तो उसका इम्पल्स इंटीग्रेशन एफ डी होता है। लेकिन अधिकतर, है ना, अधिकतर जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स झटके वाला होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स झटके वाला हो तो फिर उसका इम्पल्स एफ इंटू डेल्टा टी होता है, जहाँ एफ तो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स और डेल्टा टी उस झटके का टाइम इंटरवल। और ये भी बताया था कि झटके वाला फोर्स लगे तो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मैथमेटिकल शब्दों में टेंस टू इनफाइनाइट। और झटके का टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में टेंस टू 0। बस आराम से बताओ कि जैसे लीनियर मोशन में हमने लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे ही रोटेशन मोशन में हम एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी देख सकते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है ना। तो हम लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। है, तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन के सिमिलर, है ना, लीनियर मोशन के सिमिलर रोटेशन मोशन में भी अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तब तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन अगर सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो तो फिर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, तब फिर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और, है ना, और एक्सटर्नल टॉर्क के कारण सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा उसके लिए हम सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी बना सकते हैं। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल तो वैसे ही रोटेशन मोशन में भी बना सकते हैं। तुम आराम से बताओ कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की जगह रोटेशन मोशन में क्या आएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल की जगह इधर आई एक्सटर्नल आ जाएगा। है, तो हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। वैसे एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की जगह एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल की जगह आई एक्सटर्नल। जो हमको अच्छे पता है कि जे एक्सटर्नल एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स होता है और आई एक्सटर्नल क्या होगा, इस एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी एक्सटर्नल टॉर्क लगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और कितना चेंज होगा उसके लिए एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल की जगह एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल, जहां आई एक्सटर्नल उस एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स, है ना। तो चलो एक बार एंगुलर इम्पल्स कितना होगा वो देखते हैं। फिर चलो मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ऐसा झटका लगा रहे हैं। तो बताओ, झटका लगा रहे हैं तो टॉर्क भी झटके वाला होगा ना। तो इस एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम सिमिलरली देख सकते हो कि बताओ कोई भी झटके वाला फोर्स एफ लगाए तो इसका लीनियर इम्पल्स एफ इंटू डेल्टा टी होता है। वैसे ही कोई झटके वाला टॉर्क को अगर टॉ बोले तो उसका एंगुलर इम्पल्स टॉ इंटू डेल्टा टी।
है तो सिमिलर बना सकते हैं कि किसी भी झटके का इम्पल्स F इंटू डेल्टा टी, जैसे झटके वाला जो टॉर्क होगा उसका एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, F इंटू डेल्टा टी की जगह टॉ इंटू डेल्टा टी, जहाँ टॉ तो झटके वाला टॉर्क और डेल्टा टी झटके का टाइम इंटरवल। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि टॉर्क क्या है ना, इसमें टॉर्क क्या होगा, उस एक्सिस के अबाउट इस एक्सटर्नल झटके का टॉर्क। तो तुम खुद बताओ कि झटके वाला फोर्स अगर F हो तो किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू डेल्टा टी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब चलो तुम स्मार्ट टी बताओ, तुम स्मार्ट टी बताओ कि F तो क्या है, वो झटके वाला फोर्स, और डेल्टा टी क्या है, झटके का टाइम इंटरवल। तो तुम बताओ F इंटू डेल्टा टी को हम क्या बोल सकते हैं, उस झटके का इम्पल्स J बोल सकते हैं। बताओ F इंटू डेल्टा टी को झटके का इम्पल्स J बोले, तो बताओ इस झटके का एंगुलर इम्पल्स अपने पास कितना बन गया, J इंटू आर परपेंडिकुलर ये हो गया, है ना। देखो आगे कचरा करने का टाइम नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी भी झटके का इम्पल्स J हो तो किसी एक्सिस के अबाउट इस झटके का एंगुलर इम्पल्स J इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क जैसा है यार, कि किसी फोर्स का टॉर्क होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, वैसे ही किसी झटके का एंगुलर इम्पल्स J इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। और तुम खुद बताओ कि अगर इसके एंगुलर इम्पल्स को J इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं तो उसको दूसरे शब्दों में हम J परपेंडिकुलर इंटू आर भी बोल सकते हैं, या तीसरे शब्दों में जे आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बस अब अच्छे ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि आगे मूर्खों से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है ना, आगे बेवकूफाई से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना। आगे तुम कंपैरेटिवली याद रखना कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं, फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा भाई एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल, जब आई एक्सटर्नल क्या होगा, उस झटके का एंगुलर इम्पल्स। और हमको डायरेक्ट याद हो गया है कि किसी भी झटके का इम्पल्स जे हो तो एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर इम्पल्स जे इंटू आर परपेंडिकुलर, या श्रद्धा हो तो जे परपेंडिकुलर इंटू आर लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमने एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन भी देख ली। हाँ बच्चों, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म पतली रॉड है जिसका मास m लेंथ l, और इसको बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हमने हिंज कर दिया है। तो देखो इस रॉड के दोनों सिरों पर हमने उतने ही मास के मतलब mm मास के दो पार्टिकल भी जोड़ दिए हैं, तो होता है पूरी रिजिड बॉडी हो गई, और इसको मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दिया है, लेकिन शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है। अब देखो है ना, अब देखो अब हम ऐसा करते हैं कि हथौड़े की मदद से, है ना, हथौड़े की मदद से रॉड के सिरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जोर से हिट करते हैं, है ना। हथौड़े की मदद से इस वाले सिरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहुत जोर से हिट करते हैं, मतलब झटका लगाते हैं, और वही झटके का एवरेज इम्पल्सिव फोर्स हमको F दे रखा है, और झटके का शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा डी दे रखा है। तो बताओ इस झटके का इम्पल्स कितना होगा, F डेल्टा टी। तो हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम घूमने लग जाएगा। तो हमको देखना है कि हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि उसके बाद ये सिस्टम घूमने लगेगा ना, तो उसके भी बाद, है ना, उसके बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी फिर बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी वो देखना है। हाँ बच्चों, हम कर सकते हैं ना इसको। तो देखो वो हमको दे रखा है कि शुरू में एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, अब रॉड के इस सिरे पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हथौड़े से हिट कर रहे हैं, झटका लगा रहे हैं। एवरेज इम्पल्सिव फोर्स F, झटके का टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो इस झटके का इम्पल्स F इंटू डेल्टा टी होगा, है ना। उसके बाद हमको ये भी पता है कि बताओ इस रॉड के सिरे पर झटका लगाएंगे तो उसके कारण सपोर्ट पर भी झटका आएगा, और तुम बताओ कि रॉड सपोर्ट को झटका देगी तो एज ए रिएक्शन है सपोर्ट रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, ये सपोर्ट रॉड पर भी झटका लगाएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि सपोर्ट या हिंज के कारण जो झटका लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, तो बुद्धि नहीं लगाते हैं,
आंखें बंद करके ऊपर की ओर मान लेते हैं और ये झटके वाला मतलब इम्पल्सिव फोर्स है तो r टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है? मैंने तुमको अच्छे बताया कि बताओ इस बार इस रॉड पर एक नहीं दो-दो झटके लगेंगे। एक तो हथौड़े की मदद से हम हिट कर रहे हैं वो झटका और साथ में सपोर्ट के कारण भी झटका आएगा। रॉड पे ऐसे दो-दो झटके लग रहे हैं। बस हिट करने के जस्ट बाद सिस्टम घूमने लगेगा ना, बस हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है ना? तो चलो जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी इसको इनिशियल और हिट करने के जस्ट बाद घूमने लग गए इसको फाइनल। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इस बार स्मार्टली बताओ कि इस बार इनिशियल से फाइनल के बीच क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। है जैसे कि हिंज पॉइंट के अबाउट देखो, तो तुम बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट है ना? हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट वाले झटके का तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन इस वाले झटके का तो टॉर्क आ जाएगा ना? और कोई डेड बुद्धि पर्सन इस पॉइंट के अबाउट देखे, तो इस पॉइंट पर इस झटके का टॉर्क 0 होगा, लेकिन अब सपोर्ट वाले झटके का टॉर्क आ जाएगा। तो तुम बताओ कि इस बार हर एक्सिस के अबाउट कुछ न कुछ टॉर्क जरूर लग रहा है। कह सकते हैं ना कि इस बार हर एक्सिस के अबाउट कुछ न कुछ टॉर्क जरूर लग रहा है, मतलब इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो फिर हम उसका बड़ा भाई एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा देंगे, है ना? तो बस हिट करने के जस्ट पहले और हिट करने के जस्ट बाद के बीच पूरे सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच पूरे सिस्टम के लिए एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल। और तुम देखते ही बताओ कि सपोर्ट वाले झटके को छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। हिंज पॉइंट के अबाउट इससे मुक्ति मिल जाएगी ना, तो ध्यान रखना कि सपोर्ट वाले झटके को छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस हिंज पॉइंट या हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन हिंज पॉइंट के अबाउट एल इनिशियल इक्वल एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल। चलो वैल्यू रखते हैं, है ना? वैल्यू रखते हैं मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल में वैल्यू रखते हैं। चलो पहले एल इनिशियल, तो एल इनिशियल क्या होगा? हिंज एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बताओ इनिशियली तो इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0। उसके बाद एल फाइनल, तो एल फाइनल इज हिंज एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो तुम बताओ कि, है ना? तुम बताओ हिट करने के बाद तो ये पूरा सिस्टम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग रहा है। तो हिंज एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सिंपली आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, है ना? तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, जहां आई टोटल हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट इस पतली सी रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12। फिर बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डिस्टेंस l बाय 2 का स्क्वायर। और हिंज एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू l बाय 2 का स्क्वायर। तो तुम बताओ कि l फाइनल तो i टोटल इंटू ओमेगा फाइनल माइनस l इनिशियल 0 इक्वल टू, अब सबसे मेन चीज है i एक्सटर्नल, है ना? सबसे मेन चीज आई एक्सटर्नल। तो बताओ आई एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स। तो तुम खुद बताओ ना, तुम खुद बताओ कि हम हिंज एक्सिस के अबाउट ही लगा रहे हैं ना, तो बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट सपोर्ट वाला जो झटका उसका तो एंगुलर इम्पल्स बिल्कुल 0 होगा। ये हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, बोल सकते हैं कि सपोर्ट वाला झटका हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट वाले झटके का तो एंगुलर इम्पल्स 0, इससे तो मुक्ति मिल गई। तो बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर इम्पल्स किसका होगा? केवल इस वाले झटके का होगा, है ना? तो हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर इम्पल्स केवल इसी वाले झटके का होगा। और तुम बताओ कि हिंज एक्सिस के अबाउट इस झटके का एंगुलर इम्पल्स कितना होगा? सिंपली जे इंटू आर परपेंडिकुलर। तो होता जे तो इस झटके का इम्पल्स, होता झटके का इम्पल्स एफ डेल्टा टी इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना? झटके की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय 2, ये हो गया, ठीक है? बस सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, क्या बोल रहा हूँ सॉरी,
एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा दी। एल फाइनल आई टोटल ओमेगा फाइनल माइनस एल इनिशियल 0 इक्वल टू आई एक्सटर्नल हिंज के अबाउट एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स, तो हिंज के अबाउट एंगुलर इम्पल्स इसी का आएगा, और जे इंटू आर परपेंडिकुलर, जे की जगह एफ डेल्टा टी इंटू आर परपेंडिकुलर, इस फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय 2। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो तुम सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फाइनल तुम्हारे पास आएगा 6f डेल्टा टी अपन 7 ml, तो 6f डेल्टा टी अपन 7 ml, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो तुम बताओ कि हिट करने के जस्ट बाद, है ना, हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी 7f डेल्टा 6f डेल्टा टी अपन 7 ml इतनी आ गई ना। तो बताओ उसके बाद, है ना, उसके बाद पूरा सिस्टम इस हिंज एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लगेगा। तो हमको देखना है कि उसके बाद अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो देखना है। तो देखो उसको हम लॉजिकली सोच सकते हैं, है ना। तो उसको लॉजिकली बोल सकते हैं कि तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास बिल्कुल बीच में होगा, इधर भी एम है और इधर भी एम है ना, और रॉड भी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बता इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास बिल्कुल बीच में होगा, और बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर ही हिंज किया है, मतलब कहने का मतलब है कि इस बार सेंटर मास वाले पॉइंट पर हिंज किया है। और तुम बताओ कि सेंटर मास वाले पॉइंट पर हमने हिंज किया है, तो बता इस बार रॉड कितनी भी घूम जाए सेंटर मास वहीं का वहीं रहेगा, कह सकते हैं ना यार, कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हो तो सेंटर मास पर ही हिंज कर दिया है। तो तुम बताओ कि रॉड चाहे कितनी भी घूमे, है ना, रॉड चाहे कितनी भी घूमे, इसका सेंटर मास बिल्कुल फिक्स रहेगा। तुम बताओ कि घूमने के ड्यूरिंग रॉड का सेंटर मास थोड़ा सा भी ऊपर भी नहीं जाएगा, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी भी नहीं, और नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी भी नहीं। बिल्कुल सेंटर मास पे हिंज किया है, इससे सेंटर मास फिक्स रहेगा, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो इस बार इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। और तुम बताओ कि, है ना, तुम बताओ कि बाद वाले मोशन में इसकी, है ना, बाद वाले मोशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। हिट करने के जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो उसके बाद भी हमेशा उतनी की उतनी रहेगी। कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि रॉड ऊपर घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी, घटेगी थोड़ी यार, खुद बताओ कि भले ही रॉड घूम रही हो लेकिन सेंटर मास वहीं का वहीं है, बस सेंटर मास ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। हिट करने के जस्ट बाद इतनी थी तो हमेशा उतनी रहेगी, और अगर कोई फ्रिक्शन नहीं हो तो ये रॉड, यह सिस्टम जन्म जन्म तक इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा।